So Atul, we are live again in our MyQuest Youth Connect group. So I think we can start from starting से जो भी slide था. I think. So sorry for the technical. No issue. Okay. So टेक्नोलॉजी कभी कभी बहुत काम की भी चीज़ है, मगर जब एरर आ जाती है तो हम लोगों से जुड़ नहीं पाते। तो वैसे ही कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहे थे और मुझे तीसरी बार भी कनेक्ट होना पड़ा, पर आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसकी खुशी अभी भी है मुझे कि आप इतनी जल्दी वापस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं फटाफट चालू करता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली मनी मैनेजमेंट के बारे में है, यानी कि पैसों का व्यवस्थापन या तो धन का प्रबंधन कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि जो हम बहुत मेहनत करके हम कमाते हैं और वो पैसा हमारे पास आता है, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। और अगर उसको हम सही ढंग से अगर हम मैनेज नहीं कर पाए तो हमें फ्यूचर में या भविष्य में दिक्कतें हो सकती है। अगर हम अच्छा मनी मैनेजमेंट यानी धन का प्रबंधन अच्छे से अगर हम सीख पाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें भविष्य में बहुत जगह पे काम में आएगी और हम अच्छे से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर पाएंगे। तो उसके लिए आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए और मेरे खुद के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि जब आप पैसों के बारे में सोचते हो, जब मैं बोलता हूँ कि मनी, तो आपके माइंड में क्या आता है और पैसा आखिर क्या चीज है, पैसा बेसिकली है क्या, है ना। तो उसका अगर आप आंसर या रिफ्लेक्शन मुझे कमेंट में दे पाओ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और उसके ऊपर से हम ज़्यादा चर्चा चालू करेंगे। तो पैसा बेसिकली क्या है उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताइए। उसके बाद हम ये चार चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो चार चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं। तो अमृता जी बता रहे हैं कि पैसा एक नीड है। कमेंट का वेट करता हूँ क्योंकि कमेंट थोड़े देर के बाद भी आते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जब आप पैसों के बारे में सोचते हो या पैसों के बारे में सुनते हो तो आखिर ये पैसा या मनी क्या है। आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपका रिफ्लेक्शन आप कमेंट में बिल्कुल डालिए। मैं यहाँ पे आपकी कमेंट भी देख रहा हूँ। हीर जोशी भी बोल रहे हैं कि नीड है। मितेश जी बता रहे हैं कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हमारी रोजी रोटी है, अगर हमारी जो पैसा हम जो काम करते हैं उससे हम पैसा कमाता है और उससे ही हमारा ज़रूरतें जो है वो पूरी होती है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत सारी चीज़ें सही भी बताई है। तो इस प्रेजेंटेशन में या इस सेशन में हम बेसिकली चार चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है पैसा क्या है ना। दूसरी जो चीज़ है कि पैसे कैसे विकसित होते हैं। और आप देखिए कि पैसों का विकास कैसे हुआ, पैसों का जन्म कैसे हुआ और पैसे कैसे बदलते गए, उसका विकास यानी उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है कि धन का क्या महत्व है। पर हम पैसों की बात करें या कोई धन की बात करें तो उसका हमारे जिंदगी में महत्व क्या है उसको हम महसूस करने की कोशिश करेंगे आज। और जब धन हमारे पास होता है तो कितनी चीजें हमें खर्च करना चाहिए, कितना पैसा हमें खर्च करना चाहिए और कितना पैसा है जो हमारा हमें बचत में डालना चाहिए। तो खर्च और बचत कितनी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से भविष्य में जिंदगी जी पाए और आज की जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भी हम पूरी कर पाए। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो ये चार चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे।
एक बार आप देख लीजिए और आप एक माइंडसेट बना लीजिए और मेरी जर्नी मेरे साथ आप एक जर्नी पे चलिए मनी मैनेजमेंट या धन व्यवस्थापन की या धन प्रबंधन की। और वो जर्नी में हम साथ में मिलके पैसों के बारे में बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। या तो पैसा जो है तो वो बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि विनिमय का एक माध्यम है। अगर एक ऐसी चीज जिससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं और हमारी जरूरतें पूर्ण कर सकते हैं, है ना, तो वो विनिमय का माध्यम या मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ही हम बोलते हैं पैसा या मीडियम, है ना। और ये जो पैसा होता है वो बहुत तरल होता है, यानी लिक्विड होता है। जब आपके पास कैश मनी हो तो वो उसमें लिक्विडिटी बहुत होती है। लिक्विडिटी यानी तरलता। आप कुछ भी चीज खरीदना चाहो, चाहे आप कपड़ा खरीदना चाहो, चाहे आप कुछ खाना खरीदना चाहो, चाहे आप कुछ व्हीकल खरीदना चाहते हो, या कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना चाहते हो, या कोई भी चीज आप जरूरत महसूस कर रहे हो उसको अगर खरीदना चाहते हो, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो मुमकिन है कि आप पैसों से वो चीजें खरीद पाओ। उसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास 15,000 की चीजें मैं खरीद पाऊंगा, है ना। तो उसके लिए हम पैसों को यूज करते हैं ना। तो एक टाइप का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का एक माध्यम है और बहुत तरल है। अगर तुरंत आपके पास 15-20 हजार है तो 15 या 20 हजार में जितनी भी चीजें आती है, चाहे वो गोल्ड रिंग हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो आपको कोई घूमने की जगह जाने के लिए आपको टिकट खरीदना हो, तो ये सब सारी चीजें आप वो 15 या 20 हजार रुपए में आप कर सकते हो, है ना। तो जितने आपके पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी खरीद शक्ति, यानी आप जो खरीदना चाहते हो वो शक्ति, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, है ना। और वो कैश में होगा तो ज्यादा तरल बन जाएगा, आप जल्दी से उसका यूज कर पाओगे। अभी तो थोड़ा सा बदल भी गया है। अगर आपके पास एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है और वो फंक्शनल है, वो चल रहा है, तो उसको आप यूज कर सकते हो और वो भी एक तरल है और कैश मनी के रूप में भी हम देख सकते हैं, जिससे आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। उसके बाद आपको साइड में दिखता होगा, मैंने एक और राउंड बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मॉनिटरी ऑथोरिटी। तो हर एक देश में एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें एक मॉनेटरी ऑथोरिटी दिया जाता है, यानी पैसों का ऑथोरिटी किसके पास है, मतलब उसको उस देश में उसका संचालन, कितना पैसा उनको इकोनॉमी में डालना है, कितना उसको प्रिंट करना है, कितना पैसा इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में घूमेगा, या उसका लोगों के पास उतना पैसा जाएगा, उसका जो भी पूरा संचालन है वो ये मॉनिटरी ऑथोरिटी करती है। तो आप मुझे बता सकते हो कि मॉनिटरी ऑथोरिटी यानी उसका संचालन जो करने वाला है वो हमारे देश में यानी इंडिया में या भारत में वो कौन है? मॉनिटरी ऑथोरिटी कौन है? कौन पैसों का संचालन या पूरी अर्थव्यवस्था में जो पैसा चलता है उसका वो संचालन करता है हमारे लिए? मैं थोड़ा आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आरबीआई, आई थिंक आरबीआई, यस यस हियर आरबीआई। हाँ मितेश भाई, आरबीआई राइट। तो हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और ये जो आरबीआई है वो हमारे वहाँ मॉनिटरी अथॉरिटी उसके पास है
और वो ही सबका संचालन करती है। तो करीबन 1935 यानी 1935 में आरबीआई का निर्माण किया गया था और 1954 से बहुत सारी जो सत्ता है वो आरबीआई के पास चली गई और आरबीआई जो है पूरा मनी का जो मैनेजमेंट है, संचालन है, वो हमारे देश में आरबीआई चलाता है सरकार से मिलके। सरकार भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सरकार भी आरबीआई को सलाह देती है और कभी कभी सरकार खुद आरबीआई से भी सलाह लेती है। तो दोनों एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद ही पैसा कितना बनाना है, कितना प्रिंट करना है और कैसा वो इकोनॉमी हमारा चलेगा, उसके बारे में एक डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए कि डिसीजन ऐसे ही हमने ले लिया, तो एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। तो उसने एक गलती की थी उस देश ने। उन्होंने सोचा कि हमारे पास ही तो मशीन है पैसा प्रिंट करने की, तो क्यों ना हम पैसा प्रिंट कर दे और सबको धनवान बना दे, हमारे देश में सभी लोग करोड़पति या अरबोपति बन जाए। तो उसकी वैसी सोच थी और उन्होंने नंबर ऑफ द करेंसी रात दिन इकट्ठा करके और नोट भी बड़ी बड़ी छापते थे और करके पूरी करेंसी छाप दी, है ना। तो उससे वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ गया कि सबके पास बहुत सारा पैसा है ना। तो सबकी खरीद शक्ति यानी वो बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, वो खरीद शक्ति बढ़ गई और लोग बाजार में खरीदने के लिए निकल गए। बाजार में जो है वो चीजें लिमिटेड में है, लिमिटेड मात्रा में ही है, तो सबको तो वो नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए जो जो आइटम थी उसकी कीमतें बढ़ने लगी। तो अभी आप देखिए जिम्बाब्वे में अगर आपको ब्रेड लेना है या आपको एग लेना है, तो आपको एक पूरा बैग भर के पैसा ले जाने की जरूरत पड़ती है। और आपका सैलरी होता है तो अगर वो कैश में दे रहे हैं तो आपको पूरा सा एक ट्रक भर के सैलरी देते हैं, क्योंकि वहां पे पैसों का डिवैल्यूएशन हो चुका है। पैसों की उतनी कीमत नहीं रही है क्योंकि सबके पास पैसा है और मार्केट में या देश में चीजें कम है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारा हमारा खुद का प्रिंटिंग मशीन है नासिक में, देवास में, तो क्यों ना भारत बहुत सारे पैसे खुद ही छाप लें, तो वो चीज नहीं होती है। उसका बहुत सारी गिनती होती है और उससे ही वो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत लोग बता रहे कि उससे वैल्यू कम हो जाती मनी की, राइट। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हम अभी देखते हैं कि धन का विकास यानी मनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना। तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ मनी का, है ना। तो आप देखिए, आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक साइकिल सा थोड़ा बनाया है और उसी साइड में मैंने वही चीजें मैंने हिंदी में रखा हुआ है ना? तो आप सबसे पहले देखिए कि आपको एक काव देखती होगी और वही है बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। तो सबसे पहले जब पैसा नहीं था तो लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, जिसको बोलते वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी मान लीजिए कि पैसों की जगह पे लोग चीजें अदला बदली करते थे। अगर मेरे पास एप्पल है और किसी के पास राइस है ना, अगर मेरे पास एप्पल ज्यादा है और उसकी जरूरत मुझे कम है और मुझे राइस चाहिए, तो मैं ढूंढूंगा कि राइस किसके पास है ज्यादा, और कोई राइस देने वाला मुझे मिल जाता है तो उससे मैं चीजें एक्सचेंज कर लेता था। तो उसको जो चाहिए एप्पल वो मिल जाते थे, मुझे जो चाहिए राइस यानी जो हमें खाने के लिए राइस चाहिए वो मुझे मिल जाते थे, है ना। तो वैसी प्रकार से चीजें अदला बदली होती थी और लोग अपनी जरूरतों को पूर्ण करते थे। यानी एक बदले में आप दूसरी चीज मुझे दो, मैं आपको एक दूसरी चीज दूंगा, है ना। तो चीज के बदले दूसरी चीज देने की प्रणाली को ही बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली से हम ऊपर चलते हैं गोल के बारे में। तो उसके बाद एक और समय आया जब सोना यूज होने लगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय के लिए सोना यूज होने लगा। लोग सोने से
करने लगे और वो विनिमय का एक माध्यम बन गया। सोना कैसे बना मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी लगेगा, थोड़ा सा आप सरप्राइज भी होगे, मगर एक बहुत अच्छा ट्रेड था, उसका नाम है साइलेंट ट्रेड। साइलेंट ट्रेड यानी बिना बोले व्यापार करना। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग अलग अलग बस्ती में रहते थे, अगर दूर से कोई बहुत दूर से आ रहा है, अगर कोई नाव लेके कोई फॉरेन से आ रहा है, कोई अलग जगह से आ रहा है, तो दूसरे की बात वो लोग समझ नहीं पाते थे, फिर भी उनको ट्रेडिंग करना था, तो वो कैसे करते थे, है ना? तो वो पद्धति को ही बोलते हैं साइलेंट विनिमय प्रणाली और साइलेंट ट्रेडिंग, है ना? थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात करते हैं साइलेंट ट्रेडिंग कैसे हुआ। तो मान लीजिए एक पूरा ट्रेडिंग का एक ग्रुप है जो चीजें बेचने के लिए आता है, तो वो सी से यानी दरिये से आता था और वो सी से आके सी पे आके लोगों के तक जाता था, बाजार में जाता था, चीजें रखता था और साइलेंटली एक बॉनफायर यानी आग जलाता था, और फिर वो वापस से थोड़ी दूर चले जाते थे चीजें रख के। और आग को देख के गांव वाले या तो दूसरे जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो बाहर निकल आते थे, और उनको पता चल जाता था कि ये यहाँ पे कोई आया हुआ है, और वो आते थे और देखते थे जो भी चीजें उन्होंने रखी हुई है उसमें से पसंद करते थे, और वो पसंद करके उसके सामने कुछ सोना रख देते थे, है ना? चीजें ली, उसके सामने सोना रखा, और वो फिर वो चलने की कोशिश करते थे, है ना? तो उतने में ही वो वापस से वो जो ट्रेडर होते थे वो आते थे, वो सोना देखते थे, उनको लगता था कि क्वांटिटी अच्छी है सोने की, तो वो ले जाते थे और हैप्पीली एक ट्रेडिंग हो जाता था। मगर उनको ऐसा लगता था कि ट्रेडिंग में सोना कम है और क्वांटिटी हम जो बेच रहे हैं वो ज्यादा है, तो चुपचाप वही चीजें छोड़ के चले जाते थे, यानी जो अधूरी चीजें थी वो वहीं पे रह जाती थी। तो लोगों को पता चल जाता था कि हमने सोना कम दिया है, तो लोग सोना ज्यादा डाल के आते थे, और उसके बाद वापस से वो ट्रेड आते थे और वो सोना ले जाते थे। तो इसी प्रकार से प्रामाणिक रूप में, हॉनेस्टी के रूप में ये ट्रेडिंग होती थी, जिसका नाम है साइलेंट ट्रेडिंग, और वो सोने के रूप में होती थी। उसके बाद आप देखिए कि धातु का सिक्का, मतलब सोने का सिक्का भी आया, मेटल का सिक्का आया, जिसको हम धातु का सिक्का बोलते हैं, है ना? तो सबसे पहला जो सिक्का मुद्रण हुआ था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उसका 330 बीसी, यानी कि जीसस के बर्थ के पहले ही उसका उत्पादन हो चुका था, और वो धातु का सिक्का चल रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, हमको ये महसूस होने लगा कि ये जो चीजें हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसका बहुत डीमेरिट्स है, यानी वो बहुत जगह पे अच्छे से काम नहीं करता है, बहुत उसकी प्रॉब्लम्स थी। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए मुझे लोगों को ढूंढना पड़ता था, अगर मैं जो चीज सामने दे रहा हूँ वो किसी को काम में नहीं आने वाली, तो वो मुझसे नहीं लेगा। तो वहां से एक शुरुआत हुई कि ऐसा कुछ किया जाए, जो एक मुद्रा बनाया जाए या मनी बनाया जाए, जो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, जिसका सब लोग यूज करते सकते हैं चीजें खरीदने में या चीजें बेचने में। तो उसके लिए कागजी मुद्रा यानी कि पेपर मनी आया। उसके बाद आप देख रहे हो पेपर मनी अभी प्लास्टिक मनी हो चुका है, और बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मनी में भी कन्वर्ट हो चुकी है, और एक नया भी मनी आ रहा है जिसको हम छू भी नहीं पाते हैं, हम खाली देख पाते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन या दूसरे करेंसी। तो उसी तरीके से ये धन का जो विकास है वो दुनिया में और हमारे देश में हुआ है। आगे चलते हैं हम, तो धन का महत्व क्या है हमारे जिंदगी में वो हम समझते हैं। कोई कमेंट है, अगर आपको कोई प्रश्न है यहाँ तक तो आप मुझे पूछ सकते हो। थोड़ा सा 1 मिनट में वेट करता हूँ मैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो धन का क्या महत्व है? तो आप देखिए कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है या एक स्त्री है या पुरुष है, तो वो काम करने के लिए जाता है, विभिन्न प्रकार के काम करता है वो, कोई फिजिकल ज्यादा काम करता है, कोई जो होता है वो
मेंटल मतलब श्रम ज्यादा करता है, मानसिक रूप से ज्यादा मेहनत करता है, वैसे भी लोग होते हैं, है ना। और दो प्रकार के उसमें भी काम होते हैं। एक तो वॉलेंटियरी होता है, यानी हम स्वेच्छाएं कुछ काम करते हैं और सेवा भाव का काम करते हैं, उसका हम मॉनिटरी वैल्यू हमें नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, वहाँ बहुत सारी दुआ हमें मिलती है। मगर कुछ ऐसी भी चीजें होती है जहाँ पे हम जॉब करते हैं या कुछ धंधा करता है और वहां से हम पैसे कमाते हैं, है ना? तो बहुत सारा मेहनत करने के बाद हमारे पास पैसा आता है और वो ही पैसों से हमारा परिवार चलता है, हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होती है, हमारे परिवार की इच्छाएं पूरी होती है, हमारे परिवार का के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो हम अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो मनी हमारी मेहनत से पैसा आता है, वो हम हमारे परिवार के लिए और हमारी जो भी जिंदगी है वो हम अच्छे से जी पाए उसके लिए हम यूज करते हैं। तो महत्व बहुत है, क्योंकि आप देखिए, अगर मान लीजिए कि तीसरा आपको मनी जो दिख रहा है ना, अप डाउन हो रहा है, मान लीजिए कि कोई महीने या कुछ समय तक आपके पास वो पैसा नहीं है, आपके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो मान लीजिए कि आपकी परिवार की स्थिति क्या होगी, वो परिवार किस हालत में होगा। अगर आप YouTube में या कहीं और पे भी अगर वीडियो देख रहे हो, जब ये लॉकडाउन हुआ था तो जिसके पास बचत नहीं थी उसने वीडियो बना के भेजा था, तो बहुत इमोशनल वीडियो था, हमको भी बहुत वो टच करने वाले वीडियो थे कि लोगों के पास खाना मौजूद नहीं था, लोग बहुत परेशान थे कि जिंदगी कैसे जिया जाए। पैसे का महत्व बहुत है, और पैसा है तो ही हम एक अच्छी सी जिंदगी हम जी पाएंगे। दूसरी चीजें भी बहुत जरूरी है, पैसों का महत्व कम नहीं है, पैसा के बिना हमारा खाना या जीवन निर्वाह पूरा होना बहुत ही कठिन है ना? तो उसका महत्व आप समझिए, एहसास कीजिए, है ना। सोचिए कभी ऐसी घटना भी घटी हो जब आपके पास थोड़े से भी पैसे नहीं हो और कहीं अटक गए हो, आपके पास मोबाइल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था, बात सोच के देखिए आप, है ना। ओके, तो आपको आप समझ ही रहे हो इस चीज को, ये भी दिखा रहा है स्लाइड भी आपको उसका महत्व। आप अभी देखिए कि पैसों का महत्व हम कहाँ कहाँ पैसा यूज करते हैं। ये स्लाइड आपको दिख रही है, तो जब आपको स्लाइड आएगी तो आप देखिए, है ना। हाँ, ये स्लाइड जो आपके पास आ रही है, आप मुझे बताइए कि जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो हमारी जरूरत है या हमारी इच्छा है। जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो हमारी जरूरत है या हमारी इच्छा है। ओके, हेल्थ, यस, फूड, यस। तो ये जो फूड, हेल्थ, आप हाउस देख रहे हो, यहाँ पे कुछ तीसर यानी क्लोथ मैंने बताया हुआ है, और नीचे यहाँ पे जो है वो मैंने बताया हुआ है कि लर्निंग। एक पिक्चर है लर्निंग का, ऐसा मतलब नहीं है कि आप लैपटॉप पे ही बैठ के आप लर्निंग कर सकते हो, आप कोई भी प्रकार के से आप लर्निंग या सीखना चाहो तो सीख सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी नीड है, ये हमारी जरूरत है। इसके बिना हम जिंदा रहना हमारे लिए मुश्किल बहुत है। हम शायद खाए बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे पास रहने की जगह नहीं है तो हम बहुत मुश्किल है हमारे लिए जीवन निर्वाह करना। अगर हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं है तो बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास हेल्थ के लिए पैसा हम बचा नहीं पा रहे, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, तो अभी मुश्किल है। तो ये सारी जो चीजें मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सारी हमारी जरूरत है। तो जो भी लोग जो भी पैसा कमाने वाले फ्यूचर में और अभी कमा रहे हैं, और जिसके भी पास पैसा आ रहा है, वो आप सोचिए कि पहले आपको पैसा जो खर्च करना है वो इसके ऊपर करना है। आपकी जो बेसिक नीड है, यानी आपकी जो जरूरत है, उसको पहले आप पूरा कीजिए। सबसे पहले यही चीजें हमें पूरी करनी चाहिए, जरूरत को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस रसीला, फॉर गेटिंग गुड फूड न्यूट्रिशन फॉर द लाइफ, यस, बहुत जरूरी है वो। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, सिनेमा है, और बहुत सारी ब्रांड की मैंने लिस्ट दी हुई है।
तो ये हमारी इच्छा है। खाना तो घर पे भी बनता है, हम घर पे भी खाना खा सकते हैं, है ना। पर कभी कभी हमें ये इच्छा होती है कि हम बाहर जाके खाना खाएं या बाहर से कुछ ऑर्डर करके हम खाना मंगवाएं। मूवी हम घर पे भी टीवी पे देख सकते हैं, पर कभी कभी हमें ये इच्छा होती है कि हम जो मूवी रिलीज हो चुकी है उसको तुरंत देख के आए और वो हम थिएटर में जाके देखें। उसके साथ हम पॉपकॉर्न वगैरह भी लेते हैं। हम बहुत सारे ऑर्डिनरी शूज भी पहन सकते हैं, पर हमें इच्छा होती है कि हम रीबॉक के शूज पहने। हम इच्छा होती है कि हम ली के पहने। इच्छा होती है कि हम पुमा के शूज पहने। तो ये सब ब्रांड चीजें हैं। बहुत सारी जो चीजें वो लोकल रूप में भी अवेलेबल है, बहुत कम पैसों में भी आ जाती है। और कभी आप थोड़ा सा उसको सर्च करोगे तो क्वालिटी भी थोड़ी बहुत तो अच्छी मिल ही जाती है आपको, है ना। तो ये ब्रांड है, मगर हमें ब्रांड की चाहना रहती है, तो हम ब्रांड के पीछे भागते हैं, चाहे वो कपड़े के बारे में हो, चाहे वो वॉच के बारे में हो, चाहे वो हमारे कपड़े के बारे में हो, या चाहे वो शूज के बारे में हो। तो वो ब्रांड हम देखते रहते हैं हर जगह पे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी जरूरत नहीं है, ये हमारी इच्छा है। ये चीजें हम पाना चाहते हैं, और नहीं पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मगर हमें ये लगता है कि हमें ये चाहिए और हमें ये करना है। तो ये खर्चा जो है वो हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं तो आपने देखा कि धन का खर्च और बचत, है ना। तो अब धन का खर्च दो जगह पे हम करते हैं। एक होती है जरूरत और एक होती है हमारी चाहत या इच्छा। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जरूरत और चाहत, है ना। तो एक होता है जब हम पैसा कमा के आते हैं तो उसको खर्च करना होता है, उसको बचत करना होता है। तो खर्च में जो चीजें आ जाती है जरूरत और चाहत। जरूरत भी हमने देख ली, हमारी इच्छाएं भी देख ली, और चाहत भी हमने देख ली, है ना। तो आप देखिए कि आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा है, आपके पास मंथली मान लीजिए कि 15,000 है, तो वो 15,000 का यूज आप कैसे करोगे, कितना आप खर्च करोगे और खर्च कहाँ पे करोगे, कितनी चीजें जरूरत में जाएगी, कितनी चीजें चाहत में इच्छा में जाएगी, और कितनी चीजें हैं जिसको आप, कितना वैसा पैसा है जिसको आप निवेश कर सकते हो यानी इन्वेस्ट कर सकते हो, और कितना है वो आप बचत कर सकते हो। उसके बारे में हम चलते हैं। तो आपको जरूरत, अगर आपकी जो जरूरत है उसको फिल करने के लिए आपको 50% यानी 50% 50% पैसा लगाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपया है, तो 20,000 का जो 50% पैसा यानी 10,000 होता है, वो आपकी प्रेजेंट या तो भविष्य में होने वाली जो आपकी जरूरत है उसको पूर्ण करने में आप लगाइए। उसके बाद आपका और 10,000 रुपया बच जाएगा, है ना। उसमें से आप 30% यानी 3,000 रुपये जो है वो आपकी बचत में जाएंगे। 20% जो है वो ही आप आपकी इच्छा या आपकी चाहत को संतोषने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो। किसी लोगों की इच्छा थोड़ी बैड हैबिट भी होती है, जो रखते हैं बैड हैबिट, तो उसमें भी बहुत सारे लोग पैसा भी वेस्ट करते हैं। और ये एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक है जो स्टैंडर्ड है, तो उसको आप 50%, 30% और 20% में आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो 20% आपको दिख रहा है ना, तो उसको भी आप कम कर सकते हो। अगर आपकी चाहत में आपको या आपकी इच्छा पूर्ण करने में आपको 10% पैसा लगाने की आप कोशिश करते हो तो वो आप कर सकते हो, और 10% आपकी बचत में डाल सकते हो, तो आपकी बचत 40% हो जाएगी, 40, है ना। वो जो फ्यूचर में आपको काम आएगी। बहुत जरूरी है कि 50, 30 और 20 का रेशियो आप उसका पालन करिए। और अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो आप 50, 40 और 10 का भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा कर कसर बोलते हैं गुजराती में उसको, थोड़ा सा
आप चाहत को, आपकी इच्छा को आप थोड़ा सा डिसिप्लिन करो, आप आपके ऊपर थोड़ा काबू रखो, तो आप बचत भी 40% कर सकते हो, या तो आपकी जरूरतें 60% कर सकते हो। आगे चलते हम धन का खर्च तो हमने यहाँ पे देख लिया, कैसे हमें खर्च करना है। बचत की बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं। हमारा जो भी पैसा है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका सेविंग कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। तो आपको एक चार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चार्ट में सबसे पहले मैंने जो लिखा हुआ है ना, वो है धन बचत, यानी कि पैसों की बचत। तो पैसों की बचत आप 3 रूप से कर सकते हो। एक तो गवर्नमेंट, बैंक और अन्य विकल्प जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, वहां पे आप सेविंग कर सकते हो। दूसरा, आप सोना खरीद सकते हो, या तो घर खरीद सकते हो या जमीन खरीद सकते हो। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बीमा, यानी इंश्योरेंस, वो आप आपके लिए निकाल सकते हो। तो इंश्योरेंस में भी 2 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, यानी जीवन बीमा। दूसरा जो होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी स्वास्थ्य के लिए बीमा, हमारी हेल्थ के लिए जो हम बीमा निकालते हैं। 3 प्रकार के चीज मैंने यहाँ पे बताई है। और आप धन बचत के थोड़ा ही नीचे देखोगे ना, 2 और चीजें आपको साइड में दिखेंगी, और 3 चीजों के ऊपर, यानी धन बचत और 3 चीजों के बीच में निवेश और समय आपको दिख रहा है। तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और कितना पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट करोगे, उसका जो डिसीजन है ना, उसका निर्णय आपको लेना होगा। दूसरा है कि टाइम, समय। तो आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, कितना पैसा जो है वो आपको नजदीक के समय में, या 1-2 साल में, या 3-4 साल में आपको काम में आएगा, और कितना जो पैसा है वो आप 10 साल या 15 साल तक भी सेव कर सकते हो। तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप देखिए कि आप कितने टाइम तक कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो इन्वेस्टमेंट आपको कौन से माध्यम में करना है। तो वो डिसीजन आप, आपकी सैलरी है, या आप कितना महीना कमा रहे हो, या आपके परिवार में जो लोग कमा रहे हैं, उसके साथ वो डिस्कस करके आप उसके एग्जाम्पल ले सकते हो। मगर 50% आप 30% आपको बचत करनी है। तो 30% कितना होगा, उसको आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, वो बहुत सारी चीजें सोच के आप कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा से सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा, थोड़े से हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत आज करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, आप पूछ सकते हो। बिल्कुल खुशहाली, बजट बनाना चाहिए। बिल्कुल, लॉकडाउन में हमको सीखने का मिला। बिल्कुल अबू रावल, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल किशन, इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हाँ, यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही है। तो मैं बचत के लिए आपको थोड़ी सी सलाह या सजेशन देना चाहूंगा। तो हमेशा मान लीजिए कि 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट ये होता है जो सेफ होता है, यानी सिक्योर होता है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अनसिक्योर होता है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, जो सुरक्षित निवेश है, वो आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट भी दे देता है, यानी आपको उसमें ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, मगर वो बहुत एक लिमिटेड मात्रा में होता है। मगर वो भी अच्छा अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है, बहुत अच्छा होता है। मगर अगर हम अनसेफ या तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वहां पे हम रिस्क ले रहे हैं, यानी वहां पे फायदा भी बहुत है। फायदा यानी आपको बेनिफिट भी हो सकता है, और वो क्वेश्चन मार्क है, बेनिफिट हो सकता है। वहां पे आपको कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा या आपको इतना पैसा वापस मिलेगा। वहां पे आप एक रिस्क ले रहे हो। ये जो सुरक्षा निवेश या सेफ इन्वेस्टमेंट की बात है, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि आप
एक सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको गारंटी है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इतने टाइम के बाद मुझे इतनी चीजें मिलने वाली है, तो आपके पास वो कैलकुलेशन होता है। तो सुरक्षित निवेश में सबसे पहले हम देखते हैं बैंक। जब मैं बैंक की बात कर रहा हूं तो आप सोचिए कि एक गवर्नमेंट बैंक है, तो गवर्नमेंट बैंक में हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो होता है बैंक सेविंग अकाउंट में। एक सिंपल सा आप बचत खाता खोल दीजिए और बचत खाता खोलने के बाद आप पैसा वहां पे रख सकते हो, जब चाहे आप निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो, जितना चाहे पैसा आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, यानी रख भी सकते हो। तो एक बैंक सेविंग अकाउंट होता है जो गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में भी आप निकाल सकते हो, पर मैं चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट बैंक का ज्यादा यूज कीजिए क्योंकि वो ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट बैंक या कोई स्टैंडर्ड बैंक में आप चीजों को रख सकते हो, सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। आप सेविंग अकाउंट में देखोगे तो 4.5 से करीबन 5.80 यानी 4.50 से 5.80 तक का आपको अलग अलग स्लैब में आपके पैसों में त्रैमासिक आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद हम जाएंगे रिकरिंग अकाउंट। आप सबको भी पता होगा कि रिकरिंग अकाउंट क्या है। तो रिकरिंग अकाउंट ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको एक डिपॉजिट सेव करनी होती है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि 3 साल तक मैं अमाउंट सेव करूं, तो उसके लिए बैंक मुझे एक रिकरिंग अकाउंट खोल के देगा और हर महीने में उसमें कुछ पैसा रखूंगा और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्याज मुझे ज्यादा मिल जाता है, मतलब मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। उसका जो इंटरेस्ट है वो करीबन 6.5% है ना? तो बैंक सेविंग से तो अच्छा है कि रिकरिंग में हम डाल सकते हैं, मगर वो लॉकिंग पीरियड होता है 3 महीने तक आप या 3 साल तक जो भी लॉकिंग पीरियड है उसका, उसमें आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। तो वो रिकरिंग अकाउंट है और आपको हर महीने उसमें पैसा जमा करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है वो है फिक्स डिपॉजिट। तो आपको सबको ही पता होगा कि एफडी लोग करते हैं। तो एक अगर हमारे पास पैसा की अमाउंट है, कुछ पैसा हमारे पास है, उसको हम 5 साल तक या 3 साल तक या 2 साल तक हम उसका जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, तो उसको हम फिक्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट का 5.5 से 660 तक का या 7 तक का भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। मगर आप अगर मान लीजिए कि 1 साल तक आप एफडी कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट रख रहे हो, तो उसको आपने बीच में ब्रेक किया तो आपको फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो आप कितना पैसा डालना चाहो वो आप मैंने पहले ही बताया था कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना टाइम तक करना चाहते हो, वो आपकी सिचुएशन देख के आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हम दूसरी जगह पे भी उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और सुरक्षित जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपके सामने मैं रख रहा हूँ पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जो कि 5 साल की होती है। उसको ये भी बोलते हैं नेशनल रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, है ना। जो पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हो वो 5 साल की होती है और उसमें जो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो 7.2% होता है, यानी बैंक से बहुत ज्यादा होता है। 7.2% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, मगर वो 5 साल तक होता है। 5 साल के बीच आपको पैसा रेगुलर बेस पे उसको डिपॉजिट करना रहता है। हर महीने आपको उसमें डिपॉजिट डालना पड़ेगा, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आप 1-2 महीना भूल जाते हो तो 5 रुपए की 500 रुपए की जगह पे आपको 5 रुपया पेनल्टी लगती है। उतनी ज्यादा भी पेनल्टी नहीं लगती है, मगर बहुत लंबे तक आप अगर डिपॉजिट नहीं कर पाते हो तो उसके बेनिफिट आपके लिए कट जाते हैं। उसके बाद बहुत बढ़िया सबसे अच्छा जो हम माने वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, पीपीएफ। तो ये आप एसबीआई में या कहीं पे भी जाके उसका फॉर्म नंबर ए मांग सकते हो और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको जो ब्याज मिलता है वो है 7.9, यानी करीबन करीबन 8% जितना आपको प्रोविडेंट फंड में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। उसका बहुत सारा बेनिफिट है, खाली आप उसको
आपके लिए वो ये है कि आपको 15 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 15 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जितना अच्छा कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको बोलते हैं पीपीएफ। ऑनलाइन भी उसका अकाउंट हम बना सकते हैं, है ना, पीपीएफ का। तो मैंने जितनी भी चीजें बताई बैंक के बारे में या पोस्ट ऑफिस के बारे में या पीपीएफ के बारे में, तो वो आप बैंक की वेबसाइट से, एसबीआई की सिक्योर वेबसाइट से, ओरिजिनल वेबसाइट से या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से ये चीजों की माहिती आप ले सकते हो, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा। कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि जीवन बीमा क्या होता है या स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकता हूँ 1 मिनट के लिए, आपसे पूछ रहा हूँ कि जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? और आप कमेंट करना चाहो जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? તો ચોખ્ખું વસાની કહે છે કે આરડી વિશે માહિતી આપો। आरडी એટલે रिकरिंग डिपॉजिट जो कहवाय, रिकरिंग अकाउंट जिसको हम बोल सकते हैं। वहां पे आप हर महीने बैंक में आप एक अकाउंट खोलेगा जिसको बोलेंगे हम रिकरिंग अकाउंट। वहां पे आप हर महीने कुछ अमाउंट ऑफ पैसा यानी कुछ मनी आप डिपॉजिट कर सकते हो और उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज जो होता है वो आपको ज्यादा मिलता है। 6.5% तक का ब्याज आपको मिल जाता है जिससे आपको फायदा होता है। अभी भगीरथ मुझे बता रहे हैं कि जीवन बीमा वो है जो हमारे डेथ के बाद हमारे चाइल्ड को या हमारे परिवार को मिलता है। बिल्कुल सही भगीरथ। हाँ, अहना भी, क्वीन भी बता रही है कि हमारी डेथ के बाद वो मिलता है या हमारी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में हो तो वो हमें स्वास्थ्य बीमा हमें काम में आता है। खुशहाली जी भी वो ही बता रहे हैं कि हमारे जीवन बीमा जो होता है वो पैसा हमारे डेथ के बाद हमारे परिवार को मिलता है। तो आ તમે જોઈ શકો છો કે જીવન વીમા ને સ્વાસ્થ્ય વીમાનું અહીંયા જે છે, तो जीवन बीमा जो होता है वो आपने सही बताया कि हमारे लाइफ को सिक्योर करने के लिए वो होता है। अगर मान लीजिए कि आपके परिवार में आपका जो एक सदस्य है उसके सैलरी पे या उसके कमाने से आपका जीवन चल रहा है तो उसका बीमा करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई अकस्मात हुआ या कुछ चीजें हो गई जिसके बाद अगर कोई इंसिडेंट हो गया जिसके बाद अगर वो जीवन उसका वहां पे ही समाप्त हो जा रहा है तो उसके परिवार का क्या होगा? तो उसके परिवार का जीवन सिक्योर करने के लिए आपको बीमा निकालना बहुत जरूरी है। जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस निकालना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य बीमा भी यही है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आप निकाल के रख सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, अगर खर्च ज्यादा आ जाता है हेल्थ की ट्रीटमेंट में, तो ये बीमा आपको काम आ सकता है ना। जीवन बीमा में मैंने नीचे लिखा हुआ है, स्वास्थ्य बीमा में और जीवन बीमा में LIC। तो LIC का आप देखें वो बहुत अच्छा रहता है ना। LIC का न्यू जीवन आनंद जो बीमा है वो बहुत अच्छा है, उसका आप स्टडी करिएगा। न्यू जीवन बीमा पॉलिसी वो दुनिया की सबसे बढ़िया पॉलिसी वो है। मैं कोई LIC एजेंट नहीं हूँ मगर मैंने खुद के लिए निकाला है, मेरे कलीग को मैंने बोला हुआ है और उन्होंने भी निकाले हुए हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छा है।
और हमारे परिवार को भी वो बहुत फायदा करेगा। तो आप उसके बारे में जरूर देखिएगा, है ना। और आपको कुछ नहीं होता है तो वो पैसा आपको वापस मिलने वाला है। अगर आप जिंदगी भी आपकी जा रही है, आप अच्छा जिंदगी जी पा रहे हो, तो लास्ट में आपको वो पैसा मिलेगा, अगर आप एंडोर्समेंट प्लान ले रहे हो तो। टर्म प्लान वाला अगर आप जीवन बीमा ले रहे हो तो वो आपको वापस पैसा नहीं मिलेगा, उसका प्रीमियम भी कम होता है। मगर टर्म प्लान में आपको पैसा वापस नहीं मिलता है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो परिवार को पैसा मिलता है। मगर एंडोर्समेंट प्लान अगर आप LIC का लेते हो तो आपको पैसा भी वापस मिल जाएगा, यानी आपका एक प्रकार का सेविंग हो जाएगा। बीच में आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को वो हेल्प मिल जाएगी, है ना। उसके सिवा अगर आपके पास ज्यादा पैसा बच रहा है तो कुछ पैसा आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ पैसा आप जमीन खरीदने में या भूमि खरीदने में आप यूज कर सकते हो, या मकान लेने में या घर लेने में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी जो जितनी भी मैंने चीजें बताई, चाहे वो बैंक के बारे में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के बारे में हो, चाहे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में हो, चाहे वो इंश्योरेंस के बारे में हो, या चाहे वो सोना या भूमि या घर के बारे में हो, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे सुरक्षित और सेफ इन्वेस्टमेंट है। ओके, आप अभी देखिए कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप कोई मुझे बताएगा कि कौन सी वो चीजें हैं वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आती हैं। अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं ना, वो सभी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। यानी आपको आपके पास बचत, अगर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट कर लिया बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, इंश्योरेंस भी निकाल लिया, आपके पास घर भी है, सोना भी अच्छा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो। तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शेयर मार्केट में आप कर सकते हो, है ना। शेयर मार्केट में आप पैसा डाल रहे हो, आप डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो और शेयर मार्केट में आप पैसा डाल रहे हो, तो वो एक रिस्क है ना, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट भी दिला सकता है या आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। या मितेश भाई ने बहुत खूब बताया कि पैसा डूबने का चांसेस है, बिल्कुल है ना। अगर आपको शेयर मार्केट में आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि उसका मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो। म्यूचुअल फंड ये होता है कि कोई कंपनी, मान लीजिए कि आदित्य बिरला सन लाइफ, यानी आदित्य बिरला जो कंपनी है वो एक म्यूचुअल फंड निकाल रहे हैं जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ। तो उसका म्यूचुअल फंड आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और आदित्य बिरला सन लाइफ के जो प्रतिनिधि या उसका जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला प्रतिनिधि होगा, वो आपके पैसे दूसरे शेयर में लगाएगा और वो थोड़ा सा एनालिसिस करके लगाएगा ताकि आपको बेनिफिट हो। और वो आपको बेनिफिट इसलिए दे रहा है कि जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसमें कमीशन उसको भी मिलेगा, है ना। तो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा शेयर बाजार से थोड़ा सा कम रिस्क है, मगर उसमें भी तो रिस्क है ही, आपका पैसा कम भी हो सकता है। उसमें आपको गारंटी नहीं मिलती है कि आपको इतना पैसा मिलेगा वापस, तो वो गारंटी के बिना आपको इन्वेस्ट करना है, इसीलिए उसको बोलते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। अगर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो वो है आपको रिटर्न दे पाएगा 18 से 30%, और कभी कभी तो म्यूचुअल फंड 30 से 90%, कोई शेयर आपको 30 से 90% या 100% भी आपको रिटर्न दे जाते हैं। अगर 1 लाख लगा रहे हो, मान लीजिए उसका डबल भी आपको 2 साल में या 3 साल में मिल पाएगा, मगर उसका रिस्क बहुत है। 1 लाख का 50,000 भी हो सकता है और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो वो रिस्क लेना चाहते हो तभी आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो मैंने जो पहले आपको बताया सेफ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो।
उसके बाद आप नीचे आ जाइए, मैंने लिखा हुआ है जेप प्ले और अनकॉइन, है ना, जेप प्ले और अनकॉइन। तो हमने मनी इवोल्यूशन में देखा था, है ना, कि विकास कैसे हुआ पैसों का। तो उसमें हमको देखने को मिला था कि क्रिप्टो करेंसी भी आया हुआ है ना। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, कि एक प्रकार का पैसा होता है जो हमें दिखता हो तो है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें दिखता है, उससे चीजें हम खरीद भी सकते हैं, पर वो पैसों को हम छू नहीं सकते। तो वैसी करेंसी को हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो अगर क्रिप्टो करेंसी को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जेब पे या अन यूनो कॉइन में, ये दो वेबसाइट है, जेब पे और यूनो कॉइन, ये इंडिया के लिए दो वेबसाइट है, उसमें आप जा सकते हो और जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको आप खरीद सकते हो। तो उसमें सबसे ज्यादा जो चलने वाली करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन जब पहले आया था तो उसका भाव था, जब शुरुआत में 2000 आई थिंक सो 2009 के दरमियान, 2005 में आया था, तब उसका कीमत था $0.030। और अभी एक बिटकॉइन की कीमत करीबन $8,450 है। यानी मान लीजिए कि वो कितना प्रतिशत ग्रो हुआ है। आप $1 का भी आपको बिटकॉइन आपने खरीदा है तो आपको वो कितना $10,000 या $15,000 आपको कमा के दिया होगा 11 साल में खाली, है। इतने सारे पैसे आपको मिल सकते हैं, मगर ये ध्यान रखिएगा टाइटल में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट की भी बात हमने कर ली। यहाँ तक आपका कोई प्रश्न है? तो मैं थोड़ा सा आपको गिनती भी बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, मजा भी आ जाएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इम्पैक्टफुल स्लाइड है इसके बाद की, तो आप जरूर रुकिए उसके ऊपर, है ना। आप इसके ऊपर जरूर रुकिए, इसके बाद की स्लाइड बहुत मजेदार है। शायद मुझे लग रहा है कि अभी वो स्लाइड आपके अंदर दिख रही है ना। तो मैंने कुछ गिनती की थी कि अगर आप सेविंग करोगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो मैं ले लेता हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो मैंने पहले बात की, जो 7.9% का इंटरेस्ट हमें दे जाता है, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो मान लीजिए कि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना अकाउंट निकाल रहे हो और उसमें 3,000 रुपये महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो 15 साल अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो 3,000 पर मंथ पीपीएफ अकाउंट में, 15 महीने के बाद आपको जो अमाउंट मिलने वाली है वो अमाउंट है 10,11,405 रुपया। 10,11,405 रुपया आपको 15 साल के बाद मिलेंगे, टोटल मैच्योरिटी अमाउंट। मगर उसमें आप देखिए कि 3 महीना आपने 15 साल तक पैसा डाला हुआ है, यानी 180 महीना आपने पैसा डाला हुआ है, तो आपने टोटल डिपॉजिट कितना किया, सही में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है टोटल डिपॉजिट आपने किया हुआ है 5,40,000 रुपया, है ना। और दूसरा जो है 5,40,000 के अलावा जो पैसा आपको मिला है वो है आपका इंटरेस्ट, यानी टोटल अमाउंट इंटरेस्ट आपको मिला है 4,71,405, यानी करीबन 4,71,000 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके लिए आपका जो पैसा है वो 10 लाख हो जा रहा है। अगर आप 3,000 रुपया इन्वेस्ट नहीं करते पीपीएफ में, अपने घर में रखते, तो आपके पास 5 लाख रुपए ही होते, 5,40,000 रुपए। 4,71,000 रुपए यानी 4,71,000 रुपए से आपके पास नहीं आ पाते।
अगर और ज्यादा हम उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो देखिए आप कि अगर टोटल इंटरेस्ट हमें मिला है 4,71,000 यानी 4,71,000, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 180 महीने में, यानी इतने महीने हमने इन्वेस्ट किया हर रोज महीने, और उसको मैं डिवाइड करता हूँ तो करीबन आता है 2,618, 2,618 रुपए। तो महीने का हमने डिपॉजिट किया 3,000 रुपए, और एवरेज हमने महीने का, हर महीने का हमने कमाया है 2,618 रुपीस, है ना। तो वो जरूरी है और बहुत जरूरी। आप देखिए कि 3 महीना आप के बदले आपको हर महीने 2,618 रुपए जितना आपको एवरेज इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यही कमाल है सेविंग का। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सेविंग के ऊपर आपको और भी इंटरेस्ट मिलता रहता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कमाल होता है। तो इसी तरीके से आप पैसे को ग्रो कर पाओगे और अच्छे से उसकी बचत कर पाओगे और भविष्य में वो चीजें आपको काम में आएगी। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बस स्लाइड इतनी ही थी मेरी। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मनी के बारे में अगर आप और कुछ देखना चाहते हो, मनी मैनेजमेंट के बारे में, तो आप क्विज टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। क्विज टैब में लाइफ स्किल के बहुत सारे भाग है, ईएस के है, इंग्लिश के है, एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो क्विज टैब से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहिएगा, ऐसे ही रसप्रद या ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे और उसका इनविटेशन आपको हम व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे, है ना। और हम आपको हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक सेशन फीडबैक के लिए आपको एक फॉर्म शेयर करेंगे। तो आप वो फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमें बहुत काम में आते हैं। हम क्या चीज अच्छी कर रहे हैं वो हमें मालूम पड़ता है, और कौन सी चीज हम और बेहतरीन कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, है ना। तो फीडबैक फॉर्म भरिए। आप व्हाट्सएप ऐप से हमारे साथ, ग्रुप से हमारे साथ कनेक्ट रहिए और क्वेस्ट ऐप को इंस्टॉल कीजिए और सेल्फ लर्निंग कीजिए। सो थैंक यू सो मच ફોર સ્પેન્ડિંગ યોર ટાઈમ। તમારા બધાનો સમય આપવા બદલ અને આ સેશન જોવા માટે आपका खरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।